अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 41 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डी रैम का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो डी रैम के अंदर जो रीड और राइट साइकिल होते हैं उसकी टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है। तो सबसे पहले रीड साइकिल को डिस्कस किया हुआ है। रीड करने के लिए सबसे पहले हम एक वैलिड एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर पहले हम रो का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम कॉलम का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। जब हम रो का एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होंगे उस टाइम हम रो एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल पे 0 अप्लाई कर देंगे। और फिर जब हम कॉलम एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होंगे तो कॉलम एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल पे हम 0 अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने रीड या राइट के लिए सिग्नल अप्लाई करना होता है। ये चूंकि रीड की टाइमिंग डायग्राम है, इस वजह से यहाँ पे 1 अप्लाई किया हुआ है। और जब हम 1 अप्लाई कर देंगे तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैलिड डाटा अवेलेबल है। इसी तरीके से इन केस ऑफ डाटा राइट साइकिल हम पहले रो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ ही RAS का सिग्नल अप्लाई हो जाएगा। फिर कॉलम एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ CAS का सिग्नल अप्लाई हो जाएगा। और इस केस में चूंकि डाटा को राइट करना है तो हम यहाँ पे 0 अप्लाई कर देंगे। और जब 0 अप्लाई होगा तो उसके थोड़ी देर बाद हम वैलिड डाटा अप्लाई कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे राइट करना होगा। उसके बाद फिर आगे डिस्कस किया हुआ है फास्ट पेज मोड को। फास्ट पेज मोड के अंदर एक्चुअल में ऐसे होता है कि हम एक रो एड्रेस अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम कॉलम एड्रेस को इंक्रीमेंट करते रहते हैं। क्योंकि नॉर्मल कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है तो वो एक रो के अंदर होती है, जिसमें से फर्स्ट बिट फर्स्ट कॉलम में सेव की जाती है, उसके बाद सेकंड बिट सेकंड कॉलम में होती है, थर्ड बिट थर्ड कॉलम में होती है, और इस तरीके से कंसेक्टिव लोकेशन पे डाटा को सेव किया जाता है अनलेस हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई जंप की इंस्ट्रक्शन ना आ जाए या कोई स्विच स्टेटमेंट ना आ जाए। तो इस केस के अंदर अगर हमने डाटा को फास्ट एक्सेस करना हो तो हम ये करते हैं कि एक रो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर कॉलम एड्रेस उसको हम इंक्रीमेंट करते रहते हैं। तो जब हम रो एड्रेस अप्लाई करेंगे तो RAS सिग्नल लो हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद जब जब हम कॉलम एड्रेस प्रोवाइड करते रहेंगे तो उस टाइम में कॉलम एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल लो होता जाएगा। और फिर डिपेंड करता है कि हमने डाटा को रीड करना है या राइट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 और 0 अप्लाई कर देंगे। और जब 1 और 0 अप्लाई किया होगा तो इन केस ऑफ डाटा रीड हमारे पास वैलिड डाटा अवेलेबल हो जाएगा, और इन केस ऑफ डाटा राइट हम यहाँ पे वैलिड डाटा अप्लाई करेंगे जो कि राइट होना होगा। तो ये एड्रेसिंग मोड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल ये होता है कि हम एक रो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद एक कॉलम एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए दोबारा से रो एड्रेस अप्लाई किया जाता है और दोबारा से कॉलम एड्रेस अप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही दफ़ा रो एड्रेस अप्लाई कर दिया और इसके साथ कॉलम सिग्नल इंक्रीमेंट होता जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे डिस्कस किया हुआ है बस्ट रिफ्रेश या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश को। तो आपको पता है कि DRAM के अंदर कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है जो कि बार बार डिस्चार्ज हो जाता है। तो चार्ज को मेंटेन रखने के लिए एक रिफ्रेश सिग्नल इस पर अप्लाई करना होता है। तो जो रिफ्रेश सिग्नल है उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है बस्ट रिफ्रेश। तो बस्ट रिफ्रेश में ये होता है कि जितनी भी रोज होती हैं उन तमाम को रिफ्रेश किया जाता है, मतलब रो नंबर 0 से स्टार्ट होगा और अप टू लास्ट रो जितनी भी रोज होंगी वो बारी बारी तमाम रिफ्रेश हो जाएंगी। नॉर्मली ये रिफ्रेश साइकिल 8 मिली सेकेंड में कंप्लीट होता है, और जिस टाइम पे रिफ्रेश साइकिल अप्लाई किया होता है उस टाइम पे कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। और फिर जब रिफ्रेश सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सेकंड जो रिफ्रेश मोड है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। डिस्ट्रीब्यूटेड मोड के अंदर रीड या राइट साइकिल को सस्पेंड नहीं किया जाता, बल्कि जिन रोज को CPU रीड कर रहा होता है या जिन रोज पे राइट कर रहा होता है उन रोज को छोड़ के बाकी तमाम रोज को रिफ्रेश किया जाता है। और जब CPU उन रोज को फ्री कर देता है तो फिर उसके बाद उन रोज को भी रिफ्रेश किया जाता है। तो नॉर्मली आपको बताया है कि जो DRAM होती है वो 8 मिली सेकेंड के अंदर रिफ्रेश होती है। इसका मतलब है जो हर रो है वो 7.8 माइक्रो सेकेंड के बाद रिफ्रेश होनी चाहिए। तो अगर CPU किसी रो पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर भी रहा है और 7.8 माइक्रो सेकेंड हो गए हैं तो वो ऑपरेशन सस्पेंड करके उन रोज को भी फिर रिफ्रेश किया जाएगा। और ये जो रिफ्रेश होता है ये RAS ओनली रिफ्रेश भी हो सकता है या फिर CAS बिफोर RAS रिफ्रेश भी हो सकता है। इनके अंदर डिफरेंस बस ये है कि जो RAS ओनली रिफ्रेश है इसके अंदर एक एक्सटर्नल काउंटर होता है और उस एक्सटर्नल काउंटर को यूज करते हुए तमाम रोज को रिफ्रेश किया जाता है। जबकि CAS बिफोर RAS में ये होता है कि एक्सटर्नल काउंटर की बजाय एक इंटरनल काउंटर होता है जो कि यूज किया जाता है और उस काउंटर के थ्रू तमाम रोज को रिफ्रेश किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स लिखी हुई हैं DRAM की। तो 3 टाइप्स हैं यहाँ पे फास्ट पेज मोड DRAM,
ये टाइप अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, जिसके अंदर एक रो एड्रेस हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद डिफरेंट कॉलम एड्रेस हम अप्लाई करते रहते हैं, और जो कॉलम एड्रेस हैं वो इंक्रीमेंट होते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डाटा रीड या राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड टाइप यहाँ पे लिखी हुई है वो है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, ईडीओ डी रैम। तो ये समझाने के लिए मैं आपको फास्ट पेज मोड डी रैम की ही डायग्राम दिखाऊंगा। ये अगर आप देखें तो ये वो डायग्राम है, इसके अंदर जो हमारे पास वैलिड डाटा आ रहा है वो इस जगह पे कट हो जाएगा, उसके थोड़ी देर डिले के बाद फिर नेक्स्ट डाटा हम रीड कर सकेंगे। जबकि जो ईडीओ डी रैम है उसके अंदर ये वैलिड डाटा यहाँ पे कट नहीं होता, बल्कि हम यहाँ तक उसको रीड कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डाटा स्टार्ट हो जाता है और इसको हम फिर मजीद यहाँ तक रीड कर सकेंगे। तो जस्ट ये डिफरेंस होता है जो कि इन दो डी रैम्स में है। उसके बाद फिर थर्ड टाइप यहाँ पे बताई हुई है सिंक्रोनियस डी रैम। जो ऊपर वाली दो डी रैम्स हैं उसके अंदर कोई क्लॉक सिग्नल मौजूद नहीं होता। अगर डी रैम को हम क्लॉक सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज कर दें तो ऐसी रैम फिर सिंक्रोनियस डी रैम कहलाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीड ओनली मेमोरी, जिसे इन शॉर्ट रोम कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी के अंदर हम डाटा को राइट नहीं कर सकते, जस्ट हम डाटा को रीड कर सकते हैं। बट नॉर्मली इसके अंदर बूट अप के प्रोग्राम होते हैं। बूट अप से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जब कंप्यूटर ऑन हो रहा है तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो बूट अप इंस्ट्रक्शन कहलाएंगी और वो रोम के अंदर लिखी जाएंगी। तो रोम की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो यहाँ पे लिखी हुई है मास्क रोम। मास्क रोम के अंदर जब इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है तो उस टाइम पे इसके अंदर डाटा फीड किया जाता है और उसके बाद ये डाटा चेंज नहीं हो सकता। सेकंड जो टाइप है वो है पी रोम। इसके अंदर पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल। तो पी रोम एक ऐसी रोम होती है जो इनिशियली ब्लैंक होती है और यूजर अपनी मर्जी का कोई एक प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर कर सकता है। जब कोई प्रोग्राम स्टोर कर लिया तो उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, वो प्रोग्राम परमानेंटली इसके अंदर मौजूद रहेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है ईपी रोम, अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर हम डाटा को अरेज भी कर सकते हैं। तो इसके आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एक है यूवी ईपी रोम। इस ईपी रोम को हम अरेज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। इसके ऊपर एक्चुअल में एक छोटी सी विंडो मौजूद होती है, उस विंडो के अंदर जब यूवी लाइट पड़ती है तो उसके थ्रू ये रोम रेज हो जाती है, लेकिन इसे किसी भी सर्किट बोर्ड से निकाल के उस सेटअप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहां पे इसको रेज करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसे सर्किट बोर्ड के अंदर लगाया जाएगा। सेकंड जो टाइप है रेजेबल रोम की वो है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसे सर्किट के अंदर लगे लगे ही अरेज किया जा सकता है और इसे दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। नॉर्मली जो अरेजेबल रोम्स होती हैं वो इसलिए यूज़ की जाती हैं कि अगर हम कोई टेस्ट प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं तो वो पहले इन पे टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर उसे पी रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पे फिर आगे मास्क रोम की डिटेल बताई हुई है, और अगर इस डायग्राम में देखें तो इसका एक सेल भी शो किया हुआ है कि सेल को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। ये एक रो है और यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है और इसके दरमियान में एक ट्रांजिस्टर मौजूद होता है। इसका अगर कनेक्शन रो और कॉलम के साथ मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वन स्टोर किया हुआ है। लेकिन अगर इसका कनेक्शन हम ब्रेक कर दें रो से या फिर कॉलम से तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जीरो स्टोर किया हुआ है। तो ये तो सिंगल सेल है। अगर एक से ज़्यादा सेल इकट्ठे इंप्लीमेंट किए जाएं तो वो फिर इस तरीके से होंगे कि हमारे पास एड्रेस लाइन आ रही होंगी जो कि एड्रेस डिकोडर के थ्रू तमाम रोज पे अप्लाई हो रही होंगी, और अगर इन रोज का कनेक्शन मौजूद होगा ट्रांजिस्टर के साथ और साथ ही कॉलम का कनेक्शन मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वन स्टोर है, अदरवाइज यहाँ पे जीरो स्टोर होगा। तो जितनी भी रोज होंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एड्रेस लाइन होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 15 रोज हैं तो हमारे पास 4 एड्रेस लाइन मौजूद होना ज़रूरी है इसके लिए। और ये फिर उसी की डिटेल बताई हुई है। यहाँ पे अगर मेमोरी देखें तो 32 इंटू 32 है, मतलब 32 रोज हैं और 32 ही इसके कॉलम्स हैं। तो इन रोज को एड्रेस करने के लिए हमारे पास 5 एड्रेस लाइन हैं जिसके थ्रू हम इन 32 रोज में से कोई भी रोज सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कॉलम को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 एड्रेस लाइन्स हैं। इन 3 एड्रेस लाइंस के थ्रू हम मैक्सिमम 8 एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर मौजूद हैं। मतलब इन रोज के थ्रू हम कोई भी मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करेंगे और उस मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट हमारे पास आ रही होगी। तो इस तरीके से टोटल 32 आउटपुट्स हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लेक्सर है और तमाम 8 मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट्स हैं। तो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। उसके बाद यहाँ पे रोम की एप्लीकेशन बताई हुई है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस की हुई है। वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी कोड मौजूद हो तो उसके अगेंस्ट हम इससे ग्रे कोड जनरेट कर सकते हैं। ग्रे कोड हमने शुरू के लेक्चर में डिस्कस किया था। एक ऐसा कोड होता है कि जिसके अंदर जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करते हैं तो उस दौरान सिर्फ एक बिट चेंज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 1 एक बिट चेंज हुई है, फिर उसके बाद इस 0 की जगह पे यहाँ पे 1 आ गया।
एक बिट चेंज हुई है, फिर उसके बाद इस 1 की जगह पे 0 आ गया तो एक बिट चेंज हुई है। इसी तरीके से आगे जितने भी नंबर जनरेट हो रहे हैं सब में एक बिट ही चेंज होगी। तो रोम को अगर हम इसके लिए यूज करेंगे तो रोम के फर्स्ट एड्रेस पे हम 0000 सेव कर देंगे, सेकंड एड्रेस पे 0001 हो जाएगा, थर्ड एड्रेस पे 0011 हो जाएगा, और इससे आगे जितनी भी एड्रेस जनरेट हो रहे हैं उन एड्रेस के ऊपर हम कोई ना कोई एक ग्रे कोड सेव कर देंगे। और जब भी फिर हम किसी एड्रेस को एक्सेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक्सेस करते हैं 1000 को, तो उसके अगेंस्ट जो नंबर हमारे पास मेमोरी में मौजूद होगा वो होगा 1100, जो कि 1000 का ग्रे कोड है। तो इस तरीके से हम ग्रे कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रोम का रीड साइकिल दिखाया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे हम कोई भी वैलिड एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और हम चिप सेलेक्ट का सिग्नल इनेबल कर देंगे, मतलब इस पे हम 0 अप्लाई कर देंगे। और जब हम 0 अप्लाई करेंगे उसके कुछ देर के बाद हमारे पास वैलिड डाटा आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दरमियान में जितना डिले आएगा इसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। ये चूंकि रीड ओनली मेमोरी है तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ रीड का साइकिल शो किया हुआ है। इस मेमोरी के अंदर हम चूंकि राइट नहीं कर सकते तो राइट साइकिल भी यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस किया हुआ है पी रोम को, मतलब प्रोग्रामेबल रोम। तो रोम को हम प्रोग्राम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जो पी रोम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मौजूद होता है। डिफरेंट रोज हैं और डिफरेंट कॉलम है और इनके दरमियान में ट्रांजिस्टर मौजूद होता है, और इस ट्रांजिस्टर के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्यूज भी मौजूद है। तो अगर किसी भी सेल में हमने 1 सेव करना हो तो उस जगह पे इस फ्यूज को हम इंटैक्ट रखते हैं, और जिस जगह पे हमने 0 सेव करना हो उस जगह पे हम इस फ्यूज को ब्लो कर देते हैं। तो इस फ्यूज को अगर हमने एक दफ़ा यहाँ से उड़ा दिया तो हम दोबारा इस फ्यूज को इस चिप के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यही वजह है जिसकी वजह से पी रोम को हम जस्ट वंस प्रोग्राम कर सकते हैं, ये दोबारा प्रोग्राम नहीं हो सकती। तो यही टेक्निक तमाम साल के अंदर यूज की जाएगी। जिस जगह पे 1 स्टोर होगा उस जगह पे फ्यूज मौजूद रहेगा, और जिस जगह पे 0 हमने स्टोर करना है वहां पे हम फ्यूज को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट पे डिस्कस किया हुआ है ईपी रोम, मतलब जो अरेजेबल पी रोम होती है। इसकी दो टाइप्स हैं। एक तो इसके अंदर वो ईप्रोम आ जाती है जो कि यूवी लाइट के थ्रू अरेज होती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि रोम के अंदर एक विंडो मौजूद होती है जिसके थ्रू यूवी लाइट को गुजारा जाता है और उसके थ्रू जो रोम है वो अरेज हो जाती है। दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिकली अरेज होती है उसकी ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है। ये 2048 रोम है। इसका मतलब है इसके अंदर 2048 रोज हैं। तो 2048 रोज को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 11 एड्रेस लाइन मौजूद होनी चाहिए जो कि A0 से लेके A10 तक हैं। अगर हमने इसकी आउटपुट रीड करनी है तो आउटपुट इनेबल वाले सिग्नल पे हम 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। और आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे D0 से लेके D7 तक हमारे पास आउटपुट लाइंस मौजूद हैं। और उसके साथ यहाँ पे देखें तो VPP का सिग्नल मौजूद है। जिस जगह पे हम पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं तो इसे +5 वोल्ट के साथ हम परमानेंट कनेक्ट कर देंगे। और जो एक और सिग्नल है ये चिप इनेबल का है। अगर हमने डाटा को रीड करना है तो चिप इनेबल पे भी 0 अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर इसको प्रोग्राम करना है तो यहाँ पे हम 1 अप्लाई कर देंगे। और फिर जो भी डाटा इस जगह पे हम अप्लाई करेंगे वो इस EEPROM के अंदर राइट हो जाएगा। और फिर इसी चीज़ की डिटेल यहाँ पे आगे बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैश मेमोरी का। अभी तक जितनी भी मेमोरीज हम पढ़ते आए हैं उनके अंदर कोई ना कोई इशू था। फॉर एग्जांपल SRAM या DRAM थी, तो वो ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली सेव नहीं रहता। जब पावर को रिमूव किया जाता है तो डाटा उससे रिमूव हो जाता है। और इन केस ऑफ SRAM वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इन केस ऑफ DRAM वो डेंस होती है लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। उसमें बार बार हमें रैम को रिफ्रेश साइकिल प्रोवाइड करना पड़ता है। और अगर हम रोम की बात करें तो उसके अंदर जस्ट हम डाटा को रीड कर सकते हैं, डाटा को राइट नहीं कर सकते। तो फ्लैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर ये तमाम कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। इससे हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम डाटा को राइट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है, मतलब तो कम एरिया के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा मेमोरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होती है। फ्लैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिंगल फ्लोटिंग गेट MOS ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है। जब ये ट्रांजिस्टर चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने लॉजिक लेवल 0 स्टोर किया हुआ है। और अगर चार्ज मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमने लॉजिक लेवल 1 स्टोर किया हुआ है। इन केस ऑफ DRAM ये अपोजिट था, मतलब जब चार्ज मौजूद होता था तो हम कहते थे कि लॉजिक लेवल 1 है, और जब चार्ज मौजूद नहीं होता था तो हम कहते थे लॉजिक लेवल 0 है। जबकि यहाँ पे उसके अपोजिट काम किया हुआ है। इसके अगर सेल की डायग्राम देखी जाए तो वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल गेट मौजूद है, उसके ऊपर ड्रेन है और नीचे सोर्स है। और यहाँ पे अगर देखें तो चार्ज मौजूद है, और चार्ज मौजूद होने का मतलब है कि इस जगह पे 0 स्टोर किया हुआ है।
और यहाँ पे चार्ज मौजूद नहीं है, और अगर चार्ज मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉजिक लेवल 1 है। एक्चुअल में होता ऐसा है कि अगर इस जगह पे चार्ज मौजूद है तो ड्रेन और सोर्स के दरमियान में करंट फ्लो नहीं हो सकता, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जीरो है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे चार्ज मौजूद ना हो तो इसका मतलब है कि ड्रेन और सोर्स के दरमियान में करंट फ्लो हो सकता है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉजिक लेवल 1 मौजूद है। उसके बाद फिर बताया गया है फ्लैश मेमोरी के ऑपरेशन के बारे में। इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग ऑपरेशन है, दूसरा रीड ऑपरेशन है, और तीसरा अरेज ऑपरेशन है। इन ऑपरेशन को हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट जो ऑपरेशन है ये प्रोग्रामिंग के ऑपरेशन के बारे में बताया हुआ है। अगर हमने रैम को प्रोग्राम करना हो जीरो स्टोर करने के लिए तो कंट्रोल गेट पे हम पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई कर देते हैं, और जो सोर्स है वहाँ पे हम 0 वोल्ट अप्लाई कर देंगे। और होप्स हो कि आपको पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमने कंट्रोल गेट पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया होगा तो ये तमाम नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये खींचेगा तो इस जगह पे तमाम नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे लॉजिक लेवल 0 हो गया है। और इस तरीके से अगर इसको हमने प्रोग्राम करना है कि इसके अंदर हमने वन स्टोर करना है तो कंट्रोल गेट पे किसी भी किस्म के वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करेंगे, और इस तरीके से सोर्स पे भी कोई वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी किस्म का चार्ज एकोमोलेट नहीं होगा, और इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर हमने वन स्टोर कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन रीड का ऑपरेशन बताया हुआ है। रीड के ऑपरेशन में भी अगर कंट्रोल गेट पे पॉजिटिव वोल्टेजेस मौजूद हैं, ड्रेन पे भी पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं, और जो सोर्स है उस पे 0 वोल्ट अवेलेबल है और किसी भी किस्म का चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जीरो रीड कर रहे हैं। और अगर कंट्रोल गेट पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं और ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 1 को रीड कर रहे हैं। और उसके बाद जो लास्ट ऑपरेशन है वो है अरेज का ऑपरेशन। तो अरेज के ऑपरेशन के दौरान हम ये करते हैं कि सोर्स पे हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस जगह पे जितना भी चार्ज मौजूद होगा वो फ्लो होकर इन पॉजिटिव वोल्टेजेस की तरफ आ जाएगा, और इस जगह से तमाम चार्ज जो है वो अरेज हो जाएगा। तो यही 3 ऑपरेशन है जो कि फ्लैश मेमोरी के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इन 3 ऑपरेशन के साथ हमारा आज का लेक्चर भी एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।